हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों का ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज हमारा 6वां प्रैक्टिस है। इसमें कहा गया है संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाला विकल्प है। ऑप्शन दिया गया है दुकान संभालते हैं, स्कूल जाते हैं, हिसाब लगाते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो इन चारों में किस विकल्प में आपका संयुक्त क्रिया है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। किया मतलब करना से है ना। जाता का मतलब जाना से है, जाना क्रिया से। तो दो दो क्रियाएं यहाँ पर हैं, एक करना और एक जाना, दो क्रिया है। तो दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हुई हैं, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाला विकल्प है। बढ़ते हैं साथियों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सच्चाई का पता लगाना, रंग उतर जाना, चमक का गायब होना, भेद प्रकट होना। देखिए साथियों, ये मुहावरा दिया गया है कलई खुलना। मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुलना, है ना। भेद खुलना मतलब भेद प्रकट होना, है ना। भेद खुलना मतलब भेद प्रकट होना। ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वर्तनी को छांटना है, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है, अस्थाई तो शब्द लिखा गया है, अस्थाई ये वाले अस्थाई दी गई है, अस्थाई छोटी वाला है, अस्थाई में यहाँ पर छोटी की मात्रा है। तो कौन सा अस्थाई आपका सही लिखा गया है ना। तो इनमें जो आपका बी वाला है, ये वाला अस्थाई आपका शुद्ध होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तद्भव शब्द का चयन करें। साथियों, तद्भव शब्द का चयन करना है हमको। तद्भव का मतलब क्या है? हिंदी वाला शब्द, है ना, हिंदी वाला शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाला शब्द, है ना। तो इन चारों विकल्पों में कौन तद्भव है? गति, निडर, सुर, कमल। तो इन चारों विकल्पों में जो तद्भव है वो है आपका ऑप्शन बी निडर। निडर आपका तद्भव शब्द है ना साथियों। और इसका तत्सम निर्भीक होता है ना, निर्भीक होता है तत्सम इसका, लेकिन तद्भव रूप इसका क्या होगा? निडर होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने साथियों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है राजू थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऐसा होना चाहिए, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो थोड़ा है उसी में चुनना है। ये क्या बता रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इन चारों विकल्पों में ना साथियों देखिए, ये थोड़ा किसको दर्शा रहा है? थोड़ा, बहुत, ये सब मात्रा को दर्शाते हैं ना। मात्रा मतलब वजन को दर्शाते हैं ना। और जो मात्रा को दर्शाए या फिर वजन को दर्शाए वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? सूर्य, पर्वत, सर्प, हाथी। तो नग का जो अनेकार्थी होता है साथियों, ये तीनों आपका नग का अनेकार्थी है, लेकिन हमको नग नग का अनेकार्थक नहीं है ना, ये चुनना है। तो हाथी नग का अनेकार्थक नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सौम्य शब्द का विलोम क्या है? सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा साथियों?
उग्र होगा, सौभाग्य होगा, दुराशय होगा, शत्रु होगा। तो इन चारों में जो आपका सौम्य का विलोम है वो है उग्र। ऑप्शन ए साथियों हमारा करेक्ट जवाब है। सौम्य का विलोम उग्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसलिए ध्यान देना है। ये आपका कह रहा है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है कौन सा है। कल्पसाल है, आराम है, निर्जन है, व्यंजन है। तो बगीचा का जो पर्याय होता है वो आपका एक होता है आराम, वही वाला विकल्प आपका दिया गया है ना। बगीचा का पर्याय क्या होता है, आराम होता है। ऑप्शन बी साथियों हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो देखिए साथियों, तत्पुरुष समास का दूसरा पद आपका प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद। तो इसमें कहा दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान होता है किसका, आपका द्वंद्व समास। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। हरिश्चंद्र में संधि की पहचान करना है। विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, हरिश्चंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो निकलेगा हरिः धन चंद्र, हरिः धन चंद्र, है ना। और हरिः लिख रहे हैं यहाँ पर विसर्ग लग रहा है, तो इससे पता चल रहा है ये आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है साथियों, करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में किस प्रकार का कारक निहित है। वाक्य में किस प्रकार का कारक निहित है। संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है। तो इस उदाहरण को देखिए साथियों, इस स्टेटमेंट को, कथन जो है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। अच्छा, भूखे को जब हम अन्न देंगे, प्यासे को जल देंगे, तो कहने का मतलब है कि कोई हम ऐसा चीज़ दे रहे हैं जो वापस नहीं पाएंगे। और जहाँ पर कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है, जैसे आपका भिखारी को भीख दे दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए। राजा गरीबों में कंबल बांटता है तो वो हमेशा के लिए। जैसे इस समय योगी जी टैबलेट दे रहे हैं बच्चों को, तो हमेशा के लिए उनको दे दिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन वापस ले लेंगे, है ना। तो जब कोई सामान किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है तो वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऋषि पुल्लिंग शब्द है साथियों, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। प्रऋषि होगा, ऋषिणी होगा, ऋषि पत्नी होगा, ऋषिका होगा। तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वो साथियों होता है ऋषिका। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। ऋषि का स्त्रीलिंग याद रखना, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। साथियों, आप तो जानते हैं प्रत्यय कहाँ लगता है। कोई भी शब्द मूल शब्द होता है उसके पीछे जो लगता है वो आपका प्रत्यय लगता है। कोई मूल शब्द उसके पीछे जो लगता है तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तेली, तेली लिखा गया है तो तेल में ई जुड़ा है, तेल में ई जुड़ा है तो बना है तेली, है ना। माली, माली में माला मूल शब्द है, माला मूल शब्द है, बड़ी ई जुड़ा है
तो बन गया है माली। अलबेली में अलबेला मुख्य मूल शब्द है और ई जुड़ गया है तो बन गया है अलबेली। अब यहाँ पर रंगीला, रंगीला में मूल शब्द क्या है? रंग है और इसमें ईला जुड़ा है ना। तो बड़ी ई यानी दीर्घ ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा? रंगीला नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी ई नहीं बल्कि ईला जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ईला। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? समीप्य है, और है, अधिक है या पीछे है? तो देखिए साथियों, अति उपसर्ग का अर्थ बहुलता से होता है। बहुलता मतलब अत्यधिक से। बहुलता मतलब क्या? अत्यधिक। अत्यधिक मतलब क्या? अधिक, है ना। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर होगा। अति उपसर्ग का अर्थ बहुलता या अधिकता से होता है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है क ग फ ज। यहाँ पर आपका का के आगे ये जो आपका का है, जो आपका ये लिखा गया है साथियों, ये आपका का के आगे ये बिंदी लगी है तो ये नुक्ता चिन्ह होता है साथियों, है ना। और ये ध्वनियाँ कहाँ की हैं? दक्षिणी भारत की है, अरबी फारसी की है, संस्कृत की है, अंग्रेजी की है ना। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये आपकी अरबी फारसी भाषा की हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है साथियों? करेक्ट जवाब है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने 15 ही क्वेश्चन लिए हैं। 15 क्वेश्चनों का मैंने प्रैक्टिस कराया। आप लोगों ने अपना भी अपना देखा होगा स्कोर कितना आया है। 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।